आज आप पढ़ेंगे क्षितिज का पाठ 2 लासा की ओर का सार। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। तिब्बत में उन भारतीयों को आने नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरीकलीट पोर्ट का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति, छुआछूत और घूंघट प्रथा का रिवाज नहीं था। वहाँ की औरतें घूंघट नहीं लेती थी, नहीं वहाँ जाति पाति और छुआछूत होती थी। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को घर में नहीं घुसने दिया जाता था। बाकी कोई भी अपरिचित हो, वो घर के अंदर जा सकते थे और अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी झोली में से चाय निकालकर घर की बहू अथवा सास को दे देते थे और वे उनके लिए पका देती थी। परित्यक्त चीनी किले में जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चींटे राहदारी देकर थोडला से पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। राहदारी जो टैक्स की रहती है, वो चींटे। यहाँ सुमति पहचान तथा भिखारी होने के कारण, मतलब मंगोल भिक्ष राहुल का दोस्त, पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब की झोपड़ी में ठहरना पड़ा, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अब वे 5 साल बाद एक सभ्य यात्री की वेश में आ चुके थे। जब वे गए थे तब एक भिखमंगे की वेश में गए थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा थोडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था। डाकुओं की छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की इन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना था। मतलब इनको वहाँ कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि ये भिखारी थे, के वेश में थे। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे। न तो उन पहाड़ों पर बर्फ थी और न ही उस पर हरियाली थी, तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला कि लटकोर का रास्ता दाहिने की तरफ तथा जिससे लेखक को देर हो गई और सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लटकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। अब टिडरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती थी, जिसका नाम टिडरी समाधिगिरी था। आसपास के गांवों में सुमति के
बहुत से परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें बहुत तेज धूप में आगे बढ़ना पड़ा। वे पीठ पे अपनी चीजें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। जहाँ मठ यानी जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे वो मठ है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी गई 103 पोथियाँ रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। और इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। ठीक है, उन्हें अनुमति दे दी कि आप मिलने जा सकते हैं अपने मेहमानों से। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूँकि तीर्थड़ी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और विदा लेकर चल दिए। सुमति का परिचय है। वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला, जो एक मंगोल भिक्षु था। उसका नाम लोब्स्ट शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है।